प्रश्न 1, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के प्रभाव में आए और किस धर्म को अपनाया? ए. बौद्ध धर्म, बी. जैन धर्म, सी. वैदिक धर्म, डी. शैव धर्म। उत्तर बी. जैन धर्म। व्याख्या: चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया और श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में अपनी अंतिम साधना की। प्रश्न 2, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी सेनापति को हराया था? ए. सिकंदर, बी. सेल्यूकस, सी. टेरियस, डी. जस्टिन। उत्तर बी. सेल्यूकस। व्याख्या: चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस प्रथम निकेटर को पराजित किया था और समझौते के तहत अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र प्राप्त किए। प्रश्न 3, महापद्म नंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए. बिंदुसार, बी. अशोक, सी. चंद्रगुप्त मौर्य, डी. बृहद्रथ। उत्तर सी. चंद्रगुप्त मौर्य। व्याख्या: चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की सहायता से महापद्म नंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। प्रश्न 4, अशोक के कौन से अभिलेख बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से संबंधित हैं? ए. शिलालेख, बी. लघु शिलालेख, सी. स्तंभ लेख, डी. गुफा लेख। उत्तर सी. स्तंभ लेख। व्याख्या: अशोक के स्तंभ लेखों में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और धम्म के प्रचार प्रसार का उल्लेख मिलता है। प्रश्न 5, कौन सा अभिलेख अशोक के धम्म के सिद्धांतों को समझाने में सहायक है? ए. ब्रह्मदेई स्तंभ लेख, बी. धौली शिलालेख, सी. गिरनार अभिलेख, डी. ब्रह्मगिरी अभिलेख। उत्तर बी. धौली शिलालेख। व्याख्या: धौली शिलालेख में अशोक के धम्म और अहिंसा के विचारों का विवरण है, जो ओडिशा में स्थित है। प्रश्न 6, किस मौर्य सम्राट को देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी कहा जाता है? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. बिंदुसार, सी. अशोक, डी. बृहद्रथ। उत्तर सी. अशोक। व्याख्या: अशोक को उनके अभिलेखों में देवनाम प्रिय, देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी, सुंदर दृष्टि वाले कहा गया है। प्रश्न 7, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? ए. 7वीं शिलालेख, बी. 13वीं शिलालेख, सी. 5वीं शिलालेख, डी. 2वीं शिलालेख। उत्तर बी. 13वीं शिलालेख। व्याख्या: 13वीं शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद के अपने हृदय परिवर्तन का वर्णन किया है। प्रश्न 8, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस नीति को अपनाया? ए. युद्ध और विजय की नीति, बी. धम्म विजय की नीति, सी. व्यापार की नीति, डी. सैद्धांतिक नीति। उत्तर बी. धम्म विजय की नीति। व्याख्या: कलिंग युद्ध के भयंकर परिणामों को देखकर अशोक ने धम्म विजय की नीति को अपनाया, जिसमें अहिंसा और धर्म का प्रचार प्रमुख था। प्रश्न 9, मौर्यकालीन अभिलेख किस लिपि में प्रमुख रूप से लिखे गए थे? ए. देवनागरी, बी. ब्राह्मी, सी. खरोष्ठी, डी. अरबी। उत्तर बी. ब्राह्मी। व्याख्या: मौर्यकालीन अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जबकि उत्तर पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का भी उपयोग हुआ। प्रश्न 10, मौर्यकालीन प्रशासन का प्रमुख केंद्र कौन सा नगर था? ए. उज्जैन, बी. तक्षशिला, सी. पाटलिपुत्र, डी. अवंती। उत्तर सी. पाटलिपुत्र। व्याख्या: मौर्य साम्राज्य का मुख्य प्रशासनिक केंद्र पाटलिपुत्र वर्तमान पटना था। प्रश्न 11, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत क्या था? ए. व्यापार, बी. कृषि, सी. उद्योग, डी. शिल्प। उत्तर बी. कृषि। व्याख्या: मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी और राज्य का अधिकांश राजस्व कृषि से प्राप्त होता था। प्रश्न 12, अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग अधिक किया गया है? ए. संस्कृत, बी. पाली, सी. प्राकृत, डी. तमिल। उत्तर सी. प्राकृत। व्याख्या: अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी। प्रश्न 13, बिंदुसार को किस यूनानी इतिहासकार ने अमित्रघात कहा है? ए. मेगास्थनीज, बी. प्लिनी, सी. स्ट्रैबो, डी. टोलेमी। उत्तर सी. स्ट्रैबो। व्याख्या: स्ट्रैबो ने बिंदुसार को अमित्रघात, शत्रुओं का संहारक कहा है। प्रश्न 14, कौन सा मौर्य सम्राट विदेशी राजदूतों से संबंधित था? ए. बिंदुसार, बी. अशोक, सी. चंद्रगुप्त मौर्य, डी. दशरथ। उत्तर ए. बिंदुसार। व्याख्या: बिंदुसार के शासनकाल में मिस्र के टोलेमिक राजा ने अपना राजदूत डायमेकस भारत भेजा था। प्रश्न 15, कौन सा मौर्य सम्राट बौद्ध संघ में भिक्षुओं के मतभेदों को सुलझाने के लिए जाना जाता है? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. बिंदुसार, सी. अशोक, डी. दशरथ। उत्तर सी. अशोक। व्याख्या: अशोक ने बौद्ध संघ में भिक्षुओं के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए प्रयास किए और तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन किया। प्रश्न 16, चाणक्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? ए. अर्थशास्त्र, बी. धर्मशास्त्र, सी. योगशास्त्र,
डी आयुर्वेद। उत्तर ए अर्थशास्त्र। व्याख्या, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, जो राजनीति, अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण देता है। प्रश्न 17, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने के लिए अशोक ने कौन सा अभियान चलाया? ए धम्म यात्रा, बी धर्म प्रचार, सी बौद्ध यात्रा, डी अशोक अभियान। उत्तर ए धम्म यात्रा। व्याख्या, अशोक ने धम्म यात्रा के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को बढ़ावा दिया। प्रश्न 18, अशोक के किस अभिलेख में धम्म का स्पष्ट वर्णन मिलता है? ए शिलालेख 13, बी शिलालेख 5, सी शिलालेख 7, डी शिलालेख 11। व्याख्या, डी शिलालेख 11 में अशोक ने अपने धम्म के बारे में विस्तार से बताया है। इसमें सामाजिक नैतिकता, सहिष्णुता और जनकल्याण की भावना को प्रोत्साहित किया गया है। अशोक के धम्म में हिंसा, असत्य और अन्याय का विरोध किया गया है। प्रश्न 19, अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? ए शिलालेख 13, बी शिलालेख 10, सी शिलालेख 2, डी शिलालेख 5। व्याख्या, ए शिलालेख 13 अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है। इसमें कलिंग युद्ध के बाद हुए हृदय परिवर्तन और धम्म की नीति का वर्णन है। ये शिलालेख अशोक की करुणा और युद्ध के प्रति उनके विरोध की भावना को दर्शाता है। प्रश्न 20, कौन सा शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने का प्रमाण देता है? ए रुक्मिंदेई स्तंभ लेख, बी कंधार शिलालेख, सी मास्की शिलालेख, डी सोपारा शिलालेख। व्याख्या, ए रुक्मिंदेई स्तंभ लेख अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाने का प्रमाण देता है। ये लेख नेपाल के लुम्बिनी में स्थित है, जहां बुद्ध का जन्म हुआ था। इसमें अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थान को कर मुक्त घोषित करने की घोषणा की है। प्रश्न 21, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सी नीति अपनाई थी? ए साम्राज्य विस्तार, बी धम्म नीति, सी हिंदू धर्म का प्रचार, डी प्रशासनिक सुधार। व्याख्या, बी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म नीति अपनाई। युद्ध के दौरान हुई हानि और हिंसा ने अशोक को हिंसा और करुणा की नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने शिलालेखों के माध्यम से धम्म के सिद्धांतों का प्रचार किया। प्रश्न 22, अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए धार्मिक विजय, बी नैतिक और सामाजिक सुधार, सी सैन्य शक्ति बढ़ाना, डी धन का संचय। व्याख्या, बी अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य नैतिक और सामाजिक सुधार था। इसमें आपसी सहिष्णुता, जीवित प्राणियों के प्रति करुणा और समाज में समानता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। अशोक ने धर्म प्रचार के बजाय नैतिक मूल्यों का प्रसार किया। प्रश्न 23, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि का विरोध किया गया है? ए शिलालेख 4, बी शिलालेख 6, सी शिलालेख 7, डी शिलालेख 2। व्याख्या, डी शिलालेख 2 में अशोक ने पशु बलि का विरोध किया है। उन्होंने धम्म के अनुसार करुणा और अहिंसा का पालन करने का संदेश दिया। अशोक ने अपने साम्राज्य में पशु बलि और हिंसा को समाप्त करने के कई प्रयास किए। प्रश्न 24, अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रमुख रूप से प्रयोग किया गया है? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश। व्याख्या, सी अशोक के अभिलेखों में प्राकृत भाषा का प्रमुख रूप से प्रयोग किया गया है। यह आम जनता की भाषा थी, जिससे उनके संदेश पूरे साम्राज्य में आसानी से समझे जा सके। लेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। प्रश्न 25, धम्म प्रचार के लिए अशोक ने किस साधन का प्रयोग किया? एक मंदिर निर्माण, बी शिलालेख और स्तंभ, सी सैनिक अभियान, डी विदेश यात्राएं। व्याख्या, बी अशोक ने धम्म प्रचार के लिए शिलालेख और स्तंभों का प्रयोग किया। उन्होंने अपने आदेशों और उपदेशों को पत्थरों पर खुदवाकर जनता तक पहुंचाया। यह एक प्रभावी माध्यम था, जिससे धम्म के संदेश व्यापक रूप से फैल सके। प्रश्न 26, अशोक के किस अभिलेख में यूनानी शासकों का उल्लेख है? ए शिलालेख 9, बी शिलालेख 13, सी शिलालेख 4, डी शिलालेख 1। व्याख्या, बी शिलालेख 13 में यूनानी शासकों का उल्लेख है। इसमें अशोक ने अपने धम्म संदेश को यूनानी शासकों के पास भेजने का जिक्र किया है। यह उनके धम्म का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव दिखाता है। प्रश्न 27, कौन सा अभिलेख अशोक के पाटलिपुत्र में सभा व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है? ए शिलालेख 6, बी शिलालेख 4, सी शिलालेख 7, डी शिलालेख 2। व्याख्या, सी शिलालेख 7 में अशोक के पाटलिपुत्र में सभा व्यवस्था और धम्म महापात्रों की भूमिका का वर्णन किया गया है। ये महापात्र अशोक की धम्म नीति का प्रचार प्रसार करते थे। प्रश्न 28,
अशोक ने कुल कितने प्रमुख शिलालेख जारी किए थे? A 14, B 15, C 16, D 17। उत्तर A 14। व्याख्या: अशोक ने 14 प्रमुख शिलालेख जारी किए जिन्हें धम्म के प्रचार के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। ये शिलालेख विभिन्न स्थानों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। प्रश्न 29, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? A ब्राह्मी, B खरोष्ठी, C यूनानी, D सभी लिपियां। उत्तर D सभी लिपियां। व्याख्या: अशोक के शिलालेख मुख्यतः ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों में लिखे गए हैं, जबकि उत्तर पश्चिमी भारत में कुछ यूनानी और अरामाइक लिपियों में भी मिलते हैं। प्रश्न 30, अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? A रुम्मिंदेई अभिलेख, B गुवाहाटी अभिलेख, C शिलालेख 13, D शिलालेख 6। उत्तर C शिलालेख 13। व्याख्या: शिलालेख 13 सबसे विस्तृत शिलालेख है, जिसमें कलिंग युद्ध के बाद अशोक की पश्चाताप की भावना का वर्णन है। प्रश्न 31, अशोक के किस अभिलेख में धम्म की अवधारणा का प्रमुख उल्लेख है? A शिला अभिलेख 2, B शिला अभिलेख 7, C स्तंभ अभिलेख 8, D रुम्मिंदेई अभिलेख। उत्तर B शिला अभिलेख 7। व्याख्या: शिला अभिलेख 7 में धम्म का वर्णन और जनता को नैतिक शिक्षा प्रदान करने का विवरण दिया गया है। प्रश्न 32, अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? A संस्कृत, B प्राकृत, C पाली, D तमिल। उत्तर B प्राकृत। व्याख्या: अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं, जो उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी। प्रश्न 33, अशोक के शिलालेखों में पशु बलि को हतोत्साहित करने की नीति किस अभिलेख में दी गई है? A शिला अभिलेख 5, B शिला अभिलेख 9, C स्तंभ अभिलेख 4, D शिला अभिलेख 12। उत्तर A शिला अभिलेख 5। व्याख्या: शिला अभिलेख 5 में अशोक ने पशु बलि को रोकने के लिए अपनी नीति का वर्णन किया है। प्रश्न 34, अशोक ने किस अभिलेख में बौद्ध धर्म को अपनाने की घोषणा की? A शिला अभिलेख 13, B स्तंभ अभिलेख 7, C शिला अभिलेख 6, D स्तंभ अभिलेख 2। उत्तर A शिला अभिलेख 13। व्याख्या: शिला अभिलेख 13 में कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने और हिंसा से परहेज करने की घोषणा का उल्लेख है। प्रश्न 35, अशोक का कौन सा शिलालेख उसे देवानाम प्रिय कहकर संबोधित करता है? A शिला अभिलेख 4, B स्तंभ अभिलेख 2, C शिला अभिलेख 8, D शिला अभिलेख 13। उत्तर B स्तंभ अभिलेख 2। व्याख्या: स्तंभ अभिलेख 2 में अशोक को देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय कहा गया है, जो उनकी धार्मिक नीतियों को दर्शाता है। प्रश्न 36, अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम अध्ययन किस विद्वान ने किया? A जेम्स प्रिंसेप, B मैक्स मूलर, C एलेक्जेंडर कनिंघम, D डॉक्टर भगवानलाल इंद्र जी। उत्तर A जेम्स प्रिंसेप। व्याख्या: 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की और अशोक के अभिलेखों को समझा। प्रश्न 37, अशोक के शिला अभिलेख किस प्रमुख धर्म की शिक्षाओं को दर्शाते हैं? A जैन धर्म, B वैदिक धर्म, C बौद्ध धर्म, D इस्लाम। उत्तर C बौद्ध धर्म। व्याख्या: अशोक के शिला अभिलेख बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर आधारित हैं, जिनमें अहिंसा, सहिष्णुता और धम्म के सिद्धांतों को प्रचारित किया गया है। प्रश्न 38, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? A देवनागरी, B ब्राह्मी, C फारसी, D खरोष्ठी। उत्तर B ब्राह्मी। व्याख्या: अधिकांश अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ अभिलेखों में खरोष्ठी और ग्रीक लिपियों का भी प्रयोग हुआ है। प्रश्न 39, कौन सा अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के प्रमाण के रूप में जाना जाता है? A रुम्मिंदेई स्तंभ लेख, B मेरठ स्तंभ लेख, C शहबाजगढ़ी शिलालेख, D मेहरौली लौह स्तंभ लेख। उत्तर A रुम्मिंदेई स्तंभ लेख। व्याख्या: रुम्मिंदेई स्तंभ लेख में अशोक ने अपने बौद्ध धर्म में दीक्षित होने और लुम्बिनी बुद्ध का जन्मस्थान की यात्रा का उल्लेख किया है। प्रश्न 40, अशोक के अभिलेखों में कितनी प्रमुख शिलालेख श्रृंखलाएं हैं? A 10, B 13, C 14, D 15। उत्तर C 14। व्याख्या: अशोक के 14 प्रमुख शिलालेख बौद्ध धर्म और उनके शासन के सिद्धांतों को फैलाने के उद्देश्य से बनाए गए थे। प्रश्न 41, अशोक के शिलालेखों में किस नैतिक सिद्धांत पर सबसे अधिक बल दिया गया है? A धार्मिक कर्मकांड, B अहिंसा, C युद्ध और विजय, D वास्तुशास्त्र। उत्तर B अहिंसा। व्याख्या: अशोक ने अपने अभिलेखों में अहिंसा, करुणा और सभी प्राणियों के प्रति दया का महत्व बताया है। प्रश्न 42,
अशोक के किस अभिलेख में यूनानी शासकों का उल्लेख है? ए 13वें शिलालेख, बी 12वें शिलालेख, सी 9वें शिलालेख, डी 8वें शिलालेख। उत्तर ए 13वें शिलालेख। व्याख्या 13वें शिलालेख में अशोक ने ग्रीक शासकों जैसे एंटियोखस, टोलेमी, एंटिगोनस का उल्लेख किया है, जो उनके शासन के समय प्रभावशाली थे। प्रश्न 43, अशोक ने अपने अभिलेखों में धम्म शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? ए युद्ध, बी धर्म, सी व्यापार, डी कृषि। उत्तर बी धर्म। व्याख्या धम्म अशोक के अभिलेखों में नैतिकता और सामाजिक दायित्वों का प्रतीक है, जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित है। प्रश्न 44, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस नीति का पालन किया? ए साम्राज्य विस्तार, बी धम्म विजय, सी कर वृद्धि, डी सैन्य मजबूती। उत्तर बी धम्म विजय। व्याख्या कलिंग युद्ध की विनाशकारी घटनाओं से प्रभावित होकर अशोक ने धम्म विजय, नैतिक और धार्मिक विजय की नीति अपनाई। प्रश्न 45, अशोक के अभिलेखों में किस वर्ग के प्रति विशेष संवेदना दिखाई गई है? ए व्यापारियों, बी ब्राह्मणों, सी दास और नौकरों, डी योद्धाओं। उत्तर सी दास और नौकरों। व्याख्या अशोक के अभिलेखों में दासों और नौकरों के प्रति अच्छे व्यवहार और उनकी भलाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रश्न 46, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ए ब्राह्मी, बी खरोष्ठी, सी देवनागरी, डी संस्कृत। उत्तर बी खरोष्ठी। व्याख्या उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में स्थित शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। प्रश्न 47, किस अभिलेख में अशोक ने पशु बलि पर प्रतिबंध की बात की है? ए दूसरा शिलालेख, बी 5वां शिलालेख, सी 7वां शिलालेख, डी 10वां शिलालेख। उत्तर बी 5वां शिलालेख। व्याख्या 5वें शिलालेख में अशोक ने पशु बलि और हिंसक कर्मों के विरोध में आदेश जारी किया। प्रश्न 48, अशोक के अभिलेखों में राजा प्रियदर्शी किसे संबोधित करता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कौटिल्य। उत्तर सी अशोक। व्याख्या अशोक ने अपने अभिलेखों में स्वयं को राजा प्रियदर्शी, जो प्रिय दिखने वाला है, कहा है। प्रश्न 49, अशोक का कौन सा स्तंभ लेख 4 सिंहों की मूर्ति से सज्जित है, जिसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी माना जाता है? ए सारनाथ स्तंभ, बी वैशाली स्तंभ, सी रामपुरवा स्तंभ, डी टोपारा स्तंभ। उत्तर ए सारनाथ स्तंभ। व्याख्या सारनाथ स्तंभ की 4 सिंहों की मूर्ति भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाई गई है। प्रश्न 50, अशोक ने अपने शासनकाल में कितने छोटे शिलालेख उत्कीर्ण करवाए? ए 12, बी 8, सी 11, डी 7। उत्तर सी 11। व्याख्या अशोक ने 11 छोटे शिलालेख उत्कीर्ण करवाए, जिनमें नैतिक और धार्मिक उपदेश हैं। प्रश्न 51, कहाँ पर अशोक ने बौद्ध संघ के नियमों के पालन की अनिवार्यता बताई है? ए संगीरी अभिलेख, बी चौगढ़ अभिलेख, सी नागार्जुनी गुफा लेख, डी अरण्यक अभिलेख। उत्तर बी चौगढ़ अभिलेख। व्याख्या चौगढ़ अभिलेख में अशोक ने बौद्ध संघ के सदस्यों को संघ के नियमों का पालन करने की सलाह दी है। प्रश्न 52, अशोक के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए धार्मिक प्रचार, बी प्रशासनिक सुधार, सी साम्राज्य विस्तार, डी सैन्य शक्ति। उत्तर ए धार्मिक प्रचार। व्याख्या अभिलेखों का उद्देश्य बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार और जनकल्याणकारी नीतियों का प्रसार करना था। प्रश्न 53, अशोक ने किस स्तंभ लेख में राजकीय यात्राओं की बात की है? ए वैशाली स्तंभ, बी ग्लोरिया राज स्तंभ, सी लुम्बिनी स्तंभ, डी टोपारा स्तंभ। उत्तर सी लुम्बिनी स्तंभ। व्याख्या लुम्बिनी स्तंभ लेख में अशोक ने लुम्बिनी में अपने राजकीय दौरे का उल्लेख किया है। प्रश्न 54, अशोक के किस शिलालेख में जातिवाद और धर्म के भेदभाव को समाप्त करने की शिक्षा दी गई है? ए पहला शिलालेख, बी 11वां शिलालेख, सी 12वां शिलालेख, डी 13वां शिलालेख। उत्तर सी 12वां शिलालेख। प्रश्न 55, अशोक ने अपने अभिलेखों में किसे धम्म के पालन के लिए प्रेरित किया? ए केवल बौद्ध भिक्षुओं को, बी सभी प्राणियों को, सी केवल अपने परिवार को, डी केवल राजकर्मचारियों को। उत्तर बी सभी प्राणियों को। व्याख्या अशोक ने अपने अभिलेखों में सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा, सहिष्णुता और धर्म के पालन का उपदेश दिया। उन्होंने यह माना कि धम्म किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि नैतिक और मानवीय मूल्यों का पालन है। प्रश्न 56, अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी फारसी। उत्तर सी प्राकृत।
व्याख्या: अशोक ने अपने अभिलेखों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए प्राकृत भाषा का उपयोग किया। ये भाषा उस समय की आम जनता की बोली थी, ताकि उनके संदेश अधिकतर लोग समझ सके। प्रश्न 57। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ए. देवनागरी, बी. ब्राह्मी, सी. खरोष्ठी, डी. फारसी। उत्तर: बी. ब्राह्मी। व्याख्या: अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जबकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में भी लिखे गए हैं। प्रश्न 58। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस सिद्धांत को अपनाया? ए. हिंसा का प्रचार, बी. अहिंसा और धम्म प्रचार, सी. साम्राज्य विस्तार, डी. विदेशी आक्रमण। उत्तर: बी. अहिंसा और धम्म प्रचार। व्याख्या: कलिंग युद्ध की विनाशकारी घटनाओं से प्रभावित होकर अशोक ने अहिंसा और धम्म के प्रचार प्रसार का मार्ग अपनाया। प्रश्न 59। अशोक के अभिलेखों में किस धर्म का उल्लेख सबसे अधिक है? ए. जैन धर्म, बी. सनातन धर्म, सी. बौद्ध धर्म, डी. इस्लाम। उत्तर: सी. बौद्ध धर्म। व्याख्या: अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और उसके सिद्धांतों को फैलाने के उद्देश्य से लिखे गए हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद जन कल्याण के कार्य किए। प्रश्न 60। अशोक ने अपने अभिलेखों में किसे धम्म महामात्र नियुक्त किया? ए. धार्मिक प्रचारक, बी. सैन्य अधिकारी, सी. राजगुरु, डी. ब्राह्मण पुजारी। उत्तर: एक धार्मिक प्रचारक। व्याख्या: अशोक ने धम्म के प्रचार और धर्म निर्देश के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की, जिन्हें धम्म महामात्र कहा जाता था। प्रश्न 61। अशोक के अनुसार धम्म क्या है? ए. धार्मिक कर्मकांड, बी. नैतिक और सामाजिक मूल्य, सी. राजसी ऐश्वर्य, डी. युद्ध की नीति। उत्तर: बी. नैतिक और सामाजिक मूल्य। व्याख्या: अशोक के अनुसार धम्म का अर्थ था नैतिक जीवन जीना, दया, परोपकार और सत्य का पालन करना। प्रश्न 62। अशोक के अनुसार किस चीज से इंसान को बचना चाहिए? ए. हिंसा, बी. सत्य, सी. धम्म, डी. मित्रता। उत्तर: ए. हिंसा। व्याख्या: अशोक ने लोगों को हिंसा से बचने और अहिंसा का पालन करने की शिक्षा दी। यह उनके कलिंग युद्ध के अनुभवों का परिणाम था। प्रश्न 63। अशोक के शिलालेखों में किस सिद्धांत पर सबसे अधिक बल दिया गया है? ए. अर्थशास्त्र, बी. सामाजिक समानता, सी. राजनैतिक अधिकार, डी. धार्मिक सुधार। उत्तर: बी. सामाजिक समानता। व्याख्या: अशोक ने समाज में समानता और सभी जीवों के प्रति दया भाव को बढ़ावा देने पर बल दिया। प्रश्न 64। अशोक ने किस कारण से शिकार और युद्ध जैसे कार्यों को छोड़ दिया? ए. बौद्ध भिक्षुओं की प्रेरणा, बी. कलिंग युद्ध की विभीषिका, सी. पारिवारिक विवाद, डी. आर्थिक संकट। उत्तर: बी. कलिंग युद्ध की विभीषिका। व्याख्या: कलिंग युद्ध के भयानक परिणामों ने अशोक को शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। प्रश्न 65। अशोक ने अपने अभिलेखों में किस नीति का विरोध किया? ए. कर प्रणाली, बी. धर्मांतरण, सी. पशु बलि, डी. व्यापार। उत्तर: सी. पशु बलि। व्याख्या: अशोक ने अपने अभिलेखों में पशु बलि और हिंसा का विरोध किया और जीवों के प्रति करुणा को बढ़ावा दिया। प्रश्न 66। अशोक का कौन सा अभिलेख अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उल्लेख करता है? ए. लघु शिलालेख, बी. स्तंभ लेख, सी. शिलालेख 13, डी. रूमी स्तंभ। उत्तर: सी. शिलालेख 13। व्याख्या: शिलालेख 13 में अशोक ने विभिन्न पड़ोसी राज्यों के साथ अपने संबंधों का उल्लेख किया है और उनके शासकों को धम्म अपनाने की सलाह दी। प्रश्न 67। अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का वर्णन है? ए. शिलालेख 2, बी. शिलालेख 7, सी. शिलालेख 8, डी. शिलालेख 13। उत्तर: बी. शिलालेख 7। व्याख्या: शिलालेख 7 में बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जैसे अहिंसा, दया और सहिष्णुता। प्रश्न 68। अशोक के अभिलेख किसके प्रति सहिष्णुता का संदेश देते हैं? ए. सभी धर्मों के प्रति, बी. केवल बौद्ध धर्म के प्रति, सी. केवल हिंदू धर्म के प्रति, डी. केवल जैन धर्म के प्रति। उत्तर: ए. सभी धर्मों के प्रति। व्याख्या: अशोक ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान की नीति अपनाई। उनका मानना था कि सभी धर्म नैतिकता का पालन सिखाते हैं। प्रश्न 69। अशोक ने किस प्रकार के सार्वजनिक कल्याण कार्य करवाए? ए. मंदिर निर्माण, बी. विश्वविद्यालय स्थापना, सी. सड़कें और वृक्षारोपण, डी. राजमहल निर्माण। उत्तर: सी. सड़कें और वृक्षारोपण। व्याख्या: अशोक ने यात्रियों के लिए सड़कें बनवाई, वृक्षारोपण करवाया और जलाशय बनवाए ताकि जन कल्याण हो सके। प्रश्न 70। अशोक के अनुसार सबसे बड़ा दान क्या है? ए. धन का दान, बी. अन्न का दान, सी. अभयदान अहिंसा का पालन,
डी ज्ञान का दान, उत्तर सी अभयदान अहिंसा का पालन। व्याख्या, अशोक के अनुसार अहिंसा का पालन और जीवों को भय से मुक्त रखना सबसे बड़ा दान है। प्रश्न 71, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए कहाँ अपने दूत भेजे? ए केवल भारत में, बी केवल श्रीलंका में, सी एशिया के विभिन्न देशों में, डी अफ्रीका में। उत्तर सी एशिया के विभिन्न देशों में। व्याख्या, अशोक ने अपने दूत श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड और अन्य एशियाई देशों में धम्म का प्रचार करने के लिए भेजे। प्रश्न 72, अशोक ने किसे धम्म विजयी कहा है? ए युद्ध में विजयी राजाओं को, बी धर्म का पालन करने वालों को, सी धनवान व्यक्तियों को, डी धार्मिक विद्वानों को। उत्तर बी धर्म का पालन करने वालों को। व्याख्या, अशोक ने कहा कि सच्ची विजय धम्म विजयी होती है, जो मानवता और नैतिकता के पालन से मिलती है। प्रश्न 73, अशोक के अनुसार किस प्रकार का शासन श्रेष्ठ है? ए दंड का शासन, बी न्याय का शासन, सी आर्थिक शासन, डी सैन्य शासन। उत्तर बी न्याय का शासन। व्याख्या, अशोक ने अपने अभिलेखों में न्यायपूर्ण और सहिष्णु शासन को श्रेष्ठ माना, जिसमें सभी के साथ समान व्यवहार हो।